दोस्तों नमस्कार। जब सब तरफ अफरा तफरी हो तब आपको एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो आपको बता सके कि सही रास्ता क्या है। आज भारत के पास यह जिम्मेवारी है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है दोस्तों, उससे ये लगता है कि इस समय दुनिया में जो पुराने तरीके हैं काम करने के, वो शायद कारगर नहीं है। इसलिए नई परिस्थितियों में आउट ऑफ बॉक्स नई तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए आज ये भारत के पास मौका है और मोदी जी चाहें तो इस गैप को भर सकते हैं। इसी बात की आज हम चर्चा करेंगे कि बदलती हुई दुनिया में भारत की कैसे भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है और हम आने वाले दिनों में दुनिया को एक दिशा दिखा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, इससे हमारा भी फायदा है और दुनिया का भी फायदा है। इसी चर्चा को करेंगे, इसलिए साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, आपके माध्यम से मैं मोदी जी तक एक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरा यह कहना है कि इस समय जब पूरी दुनिया के अंदर सब तरफ अफरा तफरी है, जो हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, चाहे हम यूएन की बात करें, किसी और डब्ल्यूटीओ की बात करें, हर जगह हालत यह है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर पड़ चुके हैं। पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर है और दुनिया अलग अलग खेमों में बढ़ती जा रही है। पहले हम ये सोचते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड एक साथ है, लेकिन अब यूरोप और अमेरिका में खाई बढ़ रही है और बाकी देशों में भी खाई बढ़ रही है। इसलिए स्थितियां गंभीर हैं और जो लोगों की पोजीशंस हैं वो और स्ट्रांग होती जा रही हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। कुल मिला के स्थिति यह है कि सब तरफ अफरा तफरी, अराजकता और मैं ये कहूं कि डायरेक्शनलेस सिचुएशन है। ऐसी स्थिति के अंदर अब जरूरी है कि कोई तो दिशा दिखाए और मुझे लगता है इस समय भारत और भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बड़ा मौका भी है और जिम्मेवारी भी है। इसीलिए मेरा एक प्रपोजल है मोदी जी को। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, हम बात कर रहे थे ग्लोबल साउथ की, हम बात कर रहे थे ब्रिक्स की, उधर एक तरफ बात हो रही थी G20 की, G7 की, अलग अलग खेमों में दुनिया बटी हुई थी। लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स और यूरोपियन यूनियन का एक साझा समझौता होना चाहिए, या मैं ये कहूं शुरुआत में एक शिखर वार्ता होनी चाहिए कि हम दोनों बड़े ग्रुप मिलकर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ट्रंप साहब का तो यह बहुत क्लियर है कि साहब मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आपके लिए कौन सा कानून लागू होता है, तो उन्होंने कहा मेरा अपना कॉन्शियस, जो मुझे सही लगता है बस मैं वही करता हूं, मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह है कि वो इस मीटिंग में आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रिक्स और यूरोपियन यूनियन उनके हिसाब से चले, ना कि वो दुनिया के साथ मिलकर चले। यह फर्क है इस समय जो दुनिया में हो रहा है। इस समय जो हो रहा है उसके लिए मेरा एक निवेदन है मोदी जी को कि देखिए, आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में इस समय जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो कभी शिखर पे हुआ करता था, आज उनकी हालत खराब है। ना वो आर्थिक स्थिति में सही है, ना सामरिक दृष्टि से, ना किसी और रूप से। तो उनको भी वे आउट चाहिए कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, ब्रिक्स की। हम लोग भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया के बाकी देशों से हमारे संबंध और व्यापार सुधरे, ताकि हमारे जो जरूरतें हैं, हमारे पे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं, हमें जो ग्लोबल मंच पे जगह नहीं मिलती है, वो भी मिले। ये ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स देशों की जरूरत भी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस समय जो हम देख रहे हैं वो डायलॉग की जगह डिवीजन देख रहे हैं। दुनिया एक साथ आने की जगह टूटती हुई दिख रही है, और दूसरी तरफ जहां पे कोऑपरेशन होना चाहिए था समस्याओं के समाधान के लिए, वहां पे हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। और ये जो स्थिति है दोस्तों, ये काफी नाजुक है। इसका मतलब यह है कि जितना भी यूरोप और ब्रिक्स देशों के बीच में गैप बढ़ेगा, यह ना तो यूरोप के लिए अच्छा है, ना ब्रिक्स देशों के लिए अच्छा है।
इसका मतलब यह है कि इस समय दोनों को साथ लाने की जरूरत है। और कौन साथ ला सकता है? मेरी नजर में इस समय एक ही व्यक्ति और एक ही देश ये भूमिका निभा सकता है, वो है भारत। और इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। क्या ट्रम्प साहब मानेंगे, क्या वेस्टर्न कंट्रीज मानेंगे, क्या बाकी के ब्रिक्स नेशन मानेंगे, उसकी चर्चा थोड़ा रुक के करेंगे। लेकिन इस समय भारत क्यों सही स्थिति में है, इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं, जो मेरा असेसमेंट है। इस समय बात भारत की नहीं है, क्योंकि इस समय हम किसी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भारत क्यों अचानक खड़ा हो जाए। उसके कई कारण हैं। पहला, इस समय जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और पिछले साल हमने G20 किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड और ब्रिक्स के बीच में कोई बहुत बड़ी खाई है या दोनों हमें मान नहीं रहे। ब्रिक्स में भारत की भूमिका को दुनिया जानती है, और G20 की कार्रवाई जो हमने करी उसने भी दुनिया ने भारत को पहचाना। इसीलिए मुझे लगता है कि इस समय भारत बिल्कुल सही स्थिति में है। दूसरी तरफ कोई और ऐसा देश नहीं है जिस पे यूरोप भरोसा कर सके। क्या वो ब्राजील पे करेंगे, क्या वो चाइना पे करेंगे, क्या वो रशिया पे करेंगे? और कोई ऐसा देश नहीं है जिसको यूरोपियन नेशंस रेस्पेक्ट देते हो, या उसके, अगर मैं कहूं कि उसके वजन को समझते हो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसके अलावा भारत एक डेमोक्रेसी है, तो आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो भारत वहां पे भी फिट होता है। और उसके अलावा सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, ये यूरोप को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, ब्राजील को भी चाहिए, मिडिल ईस्ट को भी चाहिए। इस समय जो भारत की स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारत ये भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, वो है सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की, कि क्या हम भरोसा करें। मुझे लगता है इस समय पूरी दुनिया चीन से ज्यादा भारत पे भरोसा करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एक खेमा अमेरिका के साथ है तो दूसरा खेमा अगर चीन की तरफ जाता है तो चीन भी बिना कीमत वसूले काम नहीं करता है। सिर्फ एकमात्र देश है जो हमेशा, जिसे हम कह सकते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है, वो सिर्फ भारत की ही सोच हो सकती है। इसीलिए भारत इस स्थिति में है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी है पिछले 5-6 साल में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, इसका फायदा भी उनको और भारत को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इस समय कोई यूनिकली क्वालिफाइड अगर कोई कंट्री है, वो है भारत, जो यूरोप और ब्रिक्स या EU और ब्रिक्स को साथ ला सकता है। इसीलिए मैं भारत की तरफ से ये प्रपोजल दे रहा हूं मोदी साहब को, देश का नागरिक होने के नाते, कि सर, हमारे देश पे और आप पे इस समय जिम्मेवारी है कि हम दुनिया को एक रास्ता दिखाएं, और वो हमें करना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि ये समिट होगा क्या, हम इसमें करेंगे क्या, इसको लेके भी सवाल उठ सकता है। मेरा ये मानना है कि इट इज नॉट ए फॉर्मिंग ए न्यू अलायंस। हम कोई गुटबंदी की बात नहीं कर रहे, हम खेमेबाजी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं को एग्जिस्टेंस की, को डेवलपमेंट की। इसका मतलब ये है कि हम साइड नहीं ले रहे, हम बात कर रहे हैं डायलॉग की, स्टेबिलिटी की, और दुनिया को बिखराव से बचाने की। ये स्थिति इंपॉर्टेंट है और भारत को इसके बारे में सोचना होगा। इस समय भारत दुनिया का ग्लोबल कन्वीनर बन सकता है, जो जरूरी भी है, क्योंकि कौन इस पूरी भूमिका को निभाएगा ये हमें समझना जरूरी है। 4 जो इंपॉर्टेंट आउटकम मुझे लगते हैं इस मीटिंग से आ सकते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पूरी दुनिया में आप देख रहे हो किस तरह से हंगामा मचा हुआ है, अरबों डॉलर उथल पुथल हो रहे हैं, कंपनियों को पता नहीं, रोजगार को लेकर मुद्दे बन रहे हैं, ट्रेड डिस्प्यूट हो रहे हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही, ये किसी के हित में नहीं। इसीलिए सबसे पहले जब ये 2 बड़ी ताकतें ब्रिक्स और EU साथ आएंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि दुनिया का 70% बाजार एक साथ आ गया, और बाकी लोग भी, अमेरिका को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी जितने डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी कंफर्टेबल फील करेंगे कि यूरोप और ब्रिक्स जब साथ काम कर रहे हैं तो मतलब स्टेबिलिटी आने की पूरी उम्मीद है। तो जो लोग साइडलाइंस पे हैं, जो इन दोनों जगह में हिस्सेदारी नहीं रखते हैं,
उनको भी कंफर्टेबल लगेगा कि दुनिया सही दिशा में जा रही है। इसका मतलब ट्रेड फ्रेगमेंटेशन कम होगा, बाजार स्टेबल होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए रास्ते खुलेंगे, मतलब दुनिया में खुशहाली आएगी। यही आम आदमी तो यही चाहता है। इसका मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक रियलिज्म, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा, वो है ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर। इस समय ना यूएन की कोई सुन रहा है, ना डब्ल्यूटीओ एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अमेरिकन सरकार के अगेंस्ट जा नहीं सकते, तो टेक्निकली सारी वर्ल्ड बॉडीज इस समय डायरेक्शनलेस हैं या फ्रेगमेंटेड हैं, या अगर मैं कहूं कि इनइफेक्टिव होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भारत को जरूरी है कि हम बात करें रिफॉर्म रिप्लेसेस रिजेंटमेंट। हम गुस्सा करें, हम नाराजगी व्यक्त करें, उससे अच्छा है कि हम रास्ता निकालें। तो दुनिया में बदलाव कैसे होगा, रिफॉर्म्स कैसे होंगे, हमें इस पे चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन हमें बढ़ाना चाहिए हर फोरम में, ना कि रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आएगा। जो लोग इस समय बैठे हैं वो अपनी कुर्सियां छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें अपने रिप्रेजेंटेशन को कैसे बढ़ाएं ताकि लोगों की बात पहुंचे, ये भी जरूरी है। और इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिलैटरल कंट्रोल की जगह एक लेजिटिमेसी होनी चाहिए। अमेरिकन राष्ट्रपति चाहे कि सब उनके हिसाब से चले, उसकी जगह एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फोरम हो, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए यूरोप और ब्रिक्स देशों को मिलकर। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके बारे में जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि डी रिस्किंग विदाउट डी कपलिंग। ये बात सही है कि ट्रंप साहब इस समय सबको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप अमेरिका को साइडलाइन कर दो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं आप डी रिस्क करो, डी कपलिंग मत करो, अमेरिका को साइडलाइन मत करो। हाँ, अमेरिका की तरफ से जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है वर्ल्ड के ऊपर, उसको कैसे हम डी रिस्क करें, इसके बारे में हमें सोचना होगा। इसका मतलब पूरी दुनिया को मिलकर अगर हमें काम करना है, और अल्टीमेटली ट्रंप साहब को तो आना उसी बाजार में है, चाहे वो कितने भी इन्वेस्टमेंट की बात करें। तो अगर ब्रिक्स और ईयू नेशंस मिलकर अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, तो अमेरिकन कंपनीज की मजबूरी हो जाएगी कि ग्लोबल नॉर्म्स को माने, नहीं तो वो अपने आप बाजार से साइडलाइन हो जाएगी, जो वो नहीं चाहेंगे। तो धीरे धीरे वो भी बाजार को रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। जो टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन है इस समय, जब हम एआई की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, अरबों रुपए हम रिपीटेटिव रिसर्च पे डाल रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय डेट ट्रैप में है। ज्यादातर कंट्रीज के ऊपर जो डेट है वो उनकी जीडीपी से ज्यादा है, हालत खराब है। इस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए हो सकता है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि टेक्नोलॉजीज को हम शेयर कर सकें, और कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो जिससे सबका फायदा हो। इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। और जहां तक बात है, हम ज्यादा से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन में जो हम बात कर रहे थे कि मिलजुल के काम करेंगे, अब जो हो रहा है नेशनलिज्म, कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगा और दूसरे का नुकसान करूंगा, इस रास्ते को हमें बदलकर इस रास्ते पे जाना होगा कि जिससे सबका फायदा हो। तो इसके अलावा भी ये जरूरी है कि ग्लोबल रिसेशन से बचने के लिए भी हमें मिलकर काम करना जरूरी है। चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा दोस्तों जिसके बारे में मैं कहूंगा वो ये कि इंडिया इज ए रूल शेपर। अगर भारत ये पहल करता है तो हम एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएंगे दुनिया में कि दुनिया हमारी सुनेगी, अपने विचार रखेगी, और हम बगैर किसी का साइड लिए जो दुनिया के हित में है, खासकर ग्लोबल साउथ की कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, हम एक रास्ता दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया मूव्स फ्रॉम ए ग्लोबल पावर टू शेप ग्लोबल रूल्स। हमें दुनिया में कानून चाहिए। डब्ल्यूटीओ डिस्टॉर्टेड था, यूएन डिस्टॉर्टेड था। अगर ब्रिक्स और ईयू मिलकर कोई समझौता बनाते हैं तो भारत एक प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां पे सब बातों को सामने रखा जा सकता है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू ग्लोबल क्राइसिस वी स्टार्ट लुकिंग फॉर ग्लोबल आउटकम्स। हम सिर्फ हर बार आग लगे और उस पर पानी डालें, इससे बेहतर है कि हम आग लगने ही ना दें। हम ऐसा काम करें जिससे सबका फायदा, और ये भारत ही कर सकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार आप तो हवा में बातें कर रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है? कौन देश अपना हित छोड़ेगा? ये बात सही है। क्रिटिक्स जरूरी हैं क्योंकि वो रास्ते पर रखते हैं,
इसीलिए उनके लिए मेरा निवेदन यह है कि भाई आप ये कहोगे कि ये रियलिस्टिक है या नहीं, क्या यूरोप मानेगा, क्या ब्रिक्स मानेगा? मेरा कहना बहुत सिंपल है कि कभी हमने सोचा था कि हम G20 की समिट करेंगे और पूरी दुनिया हमारे यहां आएगी? कभी सोचा था हमने? नहीं सोचा था। ब्रिक्स तो पहले भी आ चुके थे, G20 में बाकी देश आए थे। तो इस समय G20 और ब्रिक्स दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत आने में प्रॉब्लम क्या है? ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब यह है कि इस समय भारत के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है और पिछले साल G20 की थी। दोनों ही बातें बिल्कुल सही टाइम पे हुई हैं, जो इस समय दुनिया की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और ब्रिक्स की जहां तक बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हाँ, एक रास्ता दिखेगा, जिसको कहा जाता है ना रे ऑफ होप, हमें वो दिखेगी और आज जरूरत उसी चीज की। सिर्फ ये कहना कि जब तक पूरी तरह से मुद्दा रिजॉल्व नहीं हो हम नहीं बैठेंगे, संभव ही नहीं। हम मिल के बैठे, चाय पिए, बात हो, आधी अधूरी हो, शुरुआत तो हो। और वही इस समय भारत कर सकता है, क्योंकि डायलॉग इज बेटर देन द डिवीजन। अलग अलग बैठने से अच्छा है कि एक जगह तो बैठे, रास्ते अपने आप निकलेंगे। बात शुरू तो की जाए। और वही मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, विदेश मंत्रालय को और एम्बेसीज को ये कहना चाहिए कि इस बात पे शुरुआत की जाए, क्योंकि अभी जनवरी का महीना है, अभी हमारे पास कुछ महीने हैं। हो सकता है कि 15 अगस्त के आसपास हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करें जो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का प्रयास करें। इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। तो मेरा निवेदन तो यही है कि एक ही कंट्री है जो डायलॉग को इनिशिएट कर सकता है विदाउट बीइंग सीन एज बायस्ड, वो है भारत। जहां तक बात है कि अभी क्यों, पहले हम क्यों नहीं कर सकते थे, जैसा मैंने पहले कहा, इस समय जियोपॉलिटिक्स इस हालात में है कि उनको एक दिशा चाहिए और वो दिशा भारत दिखा सकता है। भारत ब्रिक्स को देख रहा है, भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हम कर रहे हैं। यूरोप भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाह रहा है, उसको भी दोस्त चाहिए, उनको भी भारत का बाजार चाहिए। हम FTA भी साइन कर रहे हैं। सब कुछ इस समय दुनिया में चल रहा है और पूरी दुनिया परेशान है, ट्रेड वॉर से, करेंसी फ्रेगमेंटेशन से और इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स से। इसका मतलब वी ऑल आर इन द सेम बोट। तो मिलके बोट को डुबाने की जगह और उसमें और छेद करने की जगह हम क्यों ना मिलकर तैरकर बाहर निकलने का प्रयास करें, और यही हमें सोचना होगा। इट मीन्स ऑल दीज फोर्सेज आर कन्वर्जिंग। इफ दिस मूवमेंट इज मिस्ड, अगर हम ये मौका खो देते हैं, अगर भारत की प्रेसिडेंसी ब्रिक्स से चली जाती है, फिर भारत के पास ये इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी कि हम दुनिया को कह सके कि आप आइए, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होगी वो अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगा, शायद भारत का उतना इन्फ्लुएंस ना रहे। इसीलिए मेरा ये निवेदन है। और दूसरी तरफ, भारत कैन बिकम ए एक्सेस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप, गल्फ, अफ्रीका और साउथ, ग्लोबल साउथ, मुझे लगता है भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और जो मोदी जी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस समय किसी और नेता के पास उतनी क्षमता होगी, चाहे वो कितने भी बड़े देश के नेता हों। इसका मतलब ये है कि देयर विल नॉट बी सेकंड चांस। इंडिया हैज ए क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी एंड मॉरल अथॉरिटी टू अंडरटेक दिस एक्टिविटी। क्या हम इस मौके का फायदा उठाएंगे? इस पे सोचना होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़ी घोषणा कर देंगे और कुछ यहाँ पे विचित्र सी चीजें निकल के आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक दुनिया को स्टेटमेंट होगा कि रास्ता निकल सकता है अगर हम मिलके बैठे। ट्रंप साहब को भी मैसेज जाएगा, जो लोग दुनिया में बंटवारा चाह रहे हैं उनको भी मैसेज जाएगा, जो लड़ना चाह रहे हैं उनको भी मैसेज जाएगा कि रास्ता तो बैठ के ही निकलेगा। और मुझे लगता है ये मैसेज बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि इंडिया स्टैंड्स फॉर ए डायलॉग ओवर डिवीजन, रिफॉर्म और रप्चर एंड कोऑपरेशन ओवर केओस। यही तो दुनिया चाह रही है कि ना हमें केओस चाहिए, ना रप्चर चाहिए, ना डिवीजन चाहिए। और भारत का प्रयास उसी दिशा में है। और हकीकत ये है दोस्तों की वर्ल्ड इज वेटिंग कि कोई तो इनिशिएटिव ले, कोई तो इनिशिएटिव ले दुनिया में। कौन लेगा? भारत को इनिशिएटिव लेना चाहिए
और मुझे लगता है 2026 इज द राइट टाइम एंड मोदी जी द वर्ल्ड विल चेंज। इस ध्यान रखिएगा, आपके इस कंट्रीब्यूशन से दुनिया की सोच बदलेगी एंड रास्ते कई निकलेंगे। तो मेरा निवेदन है, कोशिश करिए, प्रयास करिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, रिसोर्सफुल हैं, चाहेंगे तो हो जाएगा। ब्रिक्स और ईयू की एक समिट करिए, नेताओं को बुलाइए, कोई लंबा चौड़ा एजेंडा मत रखिए, सिर्फ चाय पे ही बुला लीजिए, रास्ते बहुत निकल जाए। मेरा तो यही कहना होगा। और इसीलिए जैसा हम कहते हैं ना, वेल बिगिन हाफ डन, शुरुआत तो करें, रास्ते बन जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे तो लगता है बहुत कुछ संभव है, बहुत पॉसिबल है। मैंने इस पर एक डिटेल्ड नोट भी बनाया है, आपको चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। HU360.asia की वेबसाइट पे जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या एजेंडा पॉइंट हो सकते हैं वो भी मैंने एक नोट बनाया है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। चाहिए तो आप मुझे मेल भेजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको चाहिए, तो मैं लिंक डाल दूंगा वहां पे, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए अगर आप कर सकते हैं तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।